पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसी का जिक्र किया जा रहा है। 2016 के बाद 2024 में अब तक पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि इंडिया से कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान के विजिट पे, अगर वो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो कि इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे और ये खबर कंफर्म हो चुकी है। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पाकिस्तानी भाई ने तो दिल ही जीत लिया मेरा। आप भी वीडियो देखिए, कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप ही अगर तो अकलियतों के ऊपर खड़ा होने गद्दारी है, तो फिर हम मिनोरिटी के ऊपर खड़े होके हक की बात करना गद्दारी है। जबरदस्त। देखें, अगर हम अपनी मस्जिद के लिए खड़े हो सकते हैं होए, होए। तो मंदिर के लिए खड़े नहीं हो सकते, चर्च के लिए खड़े नहीं हो सकते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो आप चला रहे थे अपनी वीडियो के बीच में, हाँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना बड़ा ऐलान किया कि ये मुल्क सबके लिए है, हाँ। सब अपने मजहबों के लिए आजाद हैं, ठीक है। अपनी मंदिर के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने चर्च के लिए सब आजाद हैं। तो मुझे ये बताएं कि कभी पाकिस्तान में आपने ये सुना है कि कोई मस्जिद डिमोलिश हो रही है, किसी मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है जी उधर मंदिर बनेगा, नहीं, नहीं, या सवाल जगह ही जो है ना पैदा नहीं। गवर्नमेंट ने लेके इधर कोई अदारा बनाना है अपना। सिर्फ हमें सुनने को ये क्यों मिलता है कि चर्च तोड़ दिए जाते हैं या मंदिर तोड़ दिया जाता है। ये पाकिस्तान में फूल है, खूबसूरती है पाकिस्तान की सर। ठीक है। थोड़े से चर्च है, थोड़े से मंदिर है, तो इन्हें जिंदा रहने दें। पाकिस्तान की खूबसूरती है, ठीक है। आलमी दुनिया में हमारी इज्जत बनती है चीज को ठीक लेके। है। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मिनोरिटीज के साथ खड़े होने से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, मैं ये कहता हूँ मिनोरिटीज के साथ खड़े होने से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। ये पता चलता है कि यार चलो जैसे भी हालात हैं, लेकिन कोई ना कोई लोग तो मौजूद हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जहाँ पे अगर कहीं पे जुल्म होता है उनके साथ जाके खड़े होते हैं। ये हर एक की अपनी दोबारा अपनी फिर सोच है। खड़े होंगे। अगर फिर कोई ऐसा मामला होगा तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये सब कुछ हो रहा ठीक है। है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आपने अभी मुझे ये बात की है कि आबिद भाई की प्रेडिक्शन गलत हो हाँ, गई। बिल्कुल देखिए, 100% मैं कोई बाबा जी तो नहीं हूँ कि सारी बातें 100% आपको बता दूंगा। मैंने भी तुक्का ही लगाना है या कहीं से देख के पढ़ के मैंने कोई बात आपको बताने की ये हो रहा है। देखिए, फिर भी मैंने गलत अच्छा, बात नहीं की। मान जाते हैं आबिद भाई, ये इनकी सादगी कह लें या दिल का साफ होना कह लें कि वो तो ओपनली नहीं, तो अदरवाइज बंदा कहता है नहीं जी वो मैंने तो इधर से आइडिया लगाया था, ये प्रेडिक्शन की थी। वो खुद कह रहे हैं यार मैं कहीं ना कहीं से पढ़ लेता हूँ, कहीं से सुनता हूँ, और फिर जो मेरा एक माइंड कहता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए कि मेरा प्रेडिक्शन जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा सच हुई। सच भी हुई है। ठीक है। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा था कि उनके और मुख्तलिफ लोगों का नाम लिया था, वो नहीं आ रहे। अच्छा, पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। ठीक है। देखिए, डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाए, अमेरिका चले जाए, रशिया चले जाए, रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, हाँ। अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ठीक है। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखिए, जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, ठीक तो है। पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, No doubt। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। ठीक है। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? ठीक कहीं है। पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलां कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं ठीक और है। पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हो। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखिए, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा, और हमारी खुश नसीबी है कि इतना जीनियस इंसान पाकिस्तान आ रहा ठीक है। है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए या क्या बात इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो पॉसिबल है? और इसके अलावा मैं इधर एक बात बताना चाहूंगा। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक सार्क नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी मीटिंग। और एक मीटिंग जो है ना पूरी अनाउंस की थी, जिसमें करीब के तकरीबन काफी मुल्क थे सारे। ठीक है। तो उसके बीच में भी हिंदुस्तान को इन्वाइट किया गया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी नहीं आए थे, उससे 2-3 साल पहले नवाज शरीफ की शादी में ना, उनकी फैमिली की शादी में हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ। इमरान खान ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ओए मोदी ये कर देंगे हम, हिंदुस्तान को हम वो कर देंगे, आरएसएस को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वजह से उनके जो है ना कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो आज देखिए उस सार्क की मीटिंग का क्या बना, वो सार्क तबाह होकर रह गया, बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। यानी इंडिया ने उसे साइड किया अपने आप को, तो वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गया। सर, अगर इंडिया आपकी ये वाली मीटिंग में भी नहीं ना आता, हाँ। तो ये मीटिंग भी बिल्कुल फीकी टाइप मीटिंग हो जाती, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती मीटिंग की। ठीक है। इंडिया एक जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करता है। सार्क की मीटिंग को फिर उसके बाद
चंद साल बाद या कुछ साल बाद उसे फिर दोबारा करने की कोशिश की, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया उसे आने से। आज वो सार्क नाम ही खत्म हो गया है, मीटिंग ही खत्म हो गई है, मामला ही खत्म हो गया। और डॉक्टर जयशंकर की अगर हम बात करें, ये वही फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनके इंटरव्यू बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये वही फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएसए को भी सीधा सीधा जवाब दिया, यूएसए की मीडिया को भी बोला कि यूएसए कौन होता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर कोई भी इशू हो रहा है उसके ऊपर। डॉक्टर जयशंकर की मैं बात बताता हूँ, हिंदुस्तान ने जब रशिया से ऑयल लिया था ना, तो अमेरिका ने उस टाइम कहा था कि आपने जो ऑयल क्यों ले लिया, हमने आपको मना किया था, हमने पाबंदी लगाई थी। तो उसने कहा था कि आप कौन होते हैं यूएसए हमारी अंदरूनी मामला में बोलने वाले, हम अपने लोगों को फायदा देंगे, अपनी आवाम को फायदा देंगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले। मुंह तोड़ जवाब दिया था उसने। अभी देखे जो मीटिंग हुई जहाँ सुभाष साहब ने पूरा ऐलान किया जाके पूरी जनरल असेंबली के बीच में जो सुभाष साहब ने पूरी मीटिंग की, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम लिया, हिंदुस्तान के कश्मीर का नाम लिया, तो उधर भी डॉक्टर जयशंकर ने ही उन्हें बीट किया, उधर डॉक्टर जयशंकर ने उनका जवाब दिया, सारी बातें की। देखे उधर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर बात करते मुल्क की तरक्की की, अपने मुल्क को ऊपर ले जाए, इन्हें सिर्फ कश्मीर ही याद आता है उधर, वो कश्मीर को और मामलों में आप कर सकते हो यार, लेकिन आपको उधर तरक्की की बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान तो जाके बात करता है जी चांद पे जाने की, हिंदुस्तान बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हिंदुस्तान बात करता है स्पेस की, हम बात करते हैं कश्मीर की। और कब तक कश्मीर की बात करोगे यार? या तो मुझे आप ये बताओ ना, पिछले 20-25 सालों में आपने कश्मीर की इतनी बड़ी जनरल असेंबली में जाके कश्मीर का कोई हल निकला? या तो मुझे आप ये बताओ ना, पिछले 20-25 सालों में आपने कश्मीर की इतनी बड़ी जनरल असेंबली में जाके कश्मीर का कोई हल निकला? तो मुझे आप बताओ हल निकला? इंडिया वाले तो ये कहते हैं आप जाके 100 दफा जनरल असेंबली में बोलो, यूनाइटेड नेशंस में बोलो, हम यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर के मामले में मानते ही नहीं। हमारा वो इंटरनल मैटर है या बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान का, हम यूनाइटेड नेशंस को मानते ही नहीं। ये तो फिर बेवकूफी है ना। मैं अगर कहता हूँ मेरा और आबिद अली का इशू है, और आबिद अली अगर कहीं पे जाके किसी भी पार्टी को अपना इशू बता रहे हैं, मैं कहूँ मैं उस पार्टी को नहीं मानता, मैं इसके फैसले को नहीं मानता। भाई तुर्की ने क्या किया इस बार? तुर्की का पता है? तुर्की जो है पिछले कई इजलास के बीच में उसने जाके पाकिस्तान के साथ खड़े होके कश्मीर के लिए बात की, लेकिन इस बार तुर्की को भी समझ आ गई है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी सेट रखनी है, अगर दुनिया में अपना नाम रखना है, तो उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेफरेंस दी है, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर शिवराज को प्रेफरेंस नहीं दी, उसने कश्मीर का नाम भी नहीं लिया किसी चीज की किसी जगह पे। वाजपेयी साहब आए थे तब भी नारे लगे, मोदी साहब आए तब भी नारे लगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, हर दफा लगते हैं। इस दफा अकल आ जाएगी हमें, या हम फिर जज्बाती के जज्बाती रहेंगे? देखिए चौसा, मैं इसके ऊपर आपको सिंपल सी बात ये करना चाहूंगा कि जहलत हमारे अंदर से जब तक खत्म नहीं होगी, तालीम हमारे लोगों को जब तक नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, इन्हें समझ भी तो आनी चाहिए ना कि सिर्फ गद्दारी के या झगड़ों के या जंग के नारों से मुल्क को क्या मिलता है। मुल्क हमारा किस जगह पे आगे खड़ा हो गया है, हम फकीर बन के रह गए पूरी दुनिया के बीच में। जो साहब समझे इस चीज को, अगर आज हमने ये गलती कर दी, डॉक्टर जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। तो ये हमारी गलती थी, ये बेवकूफी थी, ये जहालत थी हमारी, और आज ये जहालत हो गई। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना, वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, क्योंकि आप जब किसी को पॉजिटिव मैसेज सर, जब आप देखें ना शुएब भाई, आप मेरे घर आते हो तो मैं आपको अच्छा वेलकम करूंगा, मैं आपको प्रोटोकॉल दूंगा, तो आप मेरे घर बैठ के मेरे साथ अच्छी बातें करोगे। मैं आपको एयरपोर्ट पे कहने लग जाऊं कि हिंदू तो ऐसा होता है, हिंदू तो बुरा होता है, हमने तो उसके साथ जंग लड़नी है, हमारे पाकिस्तान में लेने के आ गया है, तो भाईजान आपकी खुशकिस्मती है वो पाकिस्तान में आ गए हैं, और उन्हें ऐसा बिल्कुल ना कर दीजिएगा। आ रहे हैं तो आगे एक ही बात है, जब ऐलान हो गया, अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप देखिएगा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नो डाउट, ये मैं कंफर्म करता हूँ। मैं वैसे प्रेडिक्शन करता नहीं, आबिद भाई का काम है, लेकिन मैं इस दफा प्रेडिक्शन करता हूँ कि एससीओ की मीटिंग जब होगी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आएंगे, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर करेगा, और पूरी दुनिया में ये चीज हाईलाइट होगी कि देखें जी इंडिया पाकिस्तान। दुनिया के मीडिया तो अभी शुरू हो तो चुका हुआ है, आप पाकिस्तान का अभी भी कोई मेन स्ट्रीम निकालें, कोई चैनल निकालें, सुबह से लेके बात ही यही हो रही, डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदे पाकिस्तान आ रहे हैं, और दुनिया का मीडिया ये कहने लगे है, आप कभी दुनिया का मीडिया निकाले जरा पढ़े वो बात सुने, वो भी यही कहने लगे कि डॉक्टर जयशंकर ने हामी भर दी थी पाकिस्तान जाने के लिए, और ये खुश आइन बात है। और यकीन करें हमारी तो ख्वाहिश ये थी, मेरे दिल की ख्वाहिश अगर पूछें तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते और बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाते, कोई दोस्ती के मामला शुरू होते, लेकिन बदनसीबी हमारी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन फिर खुशनसीबी है हमारी कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या पता इस दफा हम अपना ऐसा गेस्टर दें, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, दोनों कंट्रीज के लोग, या वहाँ पे जो मीटिंग हो, क्या पता यहाँ पे खड़े होकर डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम हम इन्वाइट करते हैं, या नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो गए थे हिंदुस्तान गए, उधर जाके भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बीच में भी कुछ ऐसे लफ्ज बोले जो हिंदुस्तान में बड़ा वो मसला बना। फिर जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान पहुंच के उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं आपको लफ्ज नहीं बोलना चाहता, पूरी दुनिया ने वो लफ्ज सुने हुए हैं। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, मैं अपने वजीर खारजा की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तियां
नहीं होती, फ्रेंडशिप नहीं होती, तल्लकात बेहतर नहीं होते, बुराई की तरफ, झगड़े की तरफ, जंगों की तरफ बातें जाती हैं। ठीक है। अभी देखिएगा, आपको पता चलेगा डिसेंट इंसान जब पाकिस्तान आएगा ना, उसकी आनिये चेक करना, उसकी बात करनी चेक करना, उसका स्टाइल चेक करना, आपको पता चलेगा कि पढ़ा लिखा और डिसेंट इंसान होता क्या है। जाएंगे, फर्क क्या है? देखिए, यूएन में आपको आवाज आई थी बिलावल भुट्टो की? मुझे नजर ही नहीं आए। जयशंकर की तो आवाज आई थी, वो नजर भी आए थे, उनकी आवाज गूंजी भी थी। ठीक है। तो बिलावल भुट्टो को डॉक्टर जयशंकर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो एक बच्चे हैं उनके सामने, अगर आप ठीक। देखें ना, वाकई बच्चे हैं। Experience को लेके। किसी भी लिहाज से आप देखें भाई, एक्सपीरियंस देख लें, एज देख लें, उनकी वर्थ देख लें, किसी भी लिहाज से देखें तो बिलावल भुट्टो बच्चे हैं उनके आगे। ठीक है। जयशंकर एक क्लास, एक मजे हुए, एक क्लास, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी एक अलग लेवल का ठीक हो गया। खास तौर पे समझो उनका कंट्री जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की भी बात हुई, और ये पॉसिबल नहीं है कि आज के दौर में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, हम ईरान और इसराइल की बात ना करें। ईरान के जो अपना सुप्रीम लीडर हैं अली खुमैनी, वो गन लेके AK-47 लेके लहरा रहे हैं, और बड़े जलसों में लाखों की तादाद में सामने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम इसराइल को खत्म कर देंगे, बदला लेंगे और बहुत बड़ा बदला लेंगे। आबिद भाई, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन? देखें, संजय दत्त एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, हीरो हुए हैं। उनके ऊपर भी AK-47 के केस हुए थे और उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो चुकी हुई थी। आज तक वो भुगत रहे हैं या उनका केस खत्म हो गए होंगे। देखिए, ईरान के जो लीडर हैं जिन्होंने ये हरकत की है कि गन ऐसे लेके और हम इसराइल को तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखें, इसराइल को पिछले 30 सालों में कोई तबाह नहीं कर सका, कोई बर्बाद नहीं कर सका। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जो है, मुस्लिम कंट्री जो है, वो जश्न मना रहे हैं अपने मुल्क में कि हम इसराइल को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। ईरान ने सर, आपको ईरान के अटैक की भी बताते हैं हकीकत। शायद आपने ईरान के अटैक की हकीकत जो है ना, वो आप लोगों तक सही तरीके से पहुंची नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि ईरान ने कितने बम मारे, कितने मिसाइल मारे इस दफा जो 2-3 दिन पहले? तकरीबन 180, कोई 200, 180 में से कितने मिसाइल पहुंचे हैं उनकी जमीन तक, कितने लोग मरे हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, मुझे आप बता दें। जैसे दिवाली में शबरात में पटाखे नहीं पड़ते, इस तरह उन्होंने हवाओं में उन्हें फाड़ दिया सारा कुछ। या तो उनके कोई तबाहियां हुई हैं, उनकी गाड़ियां तबाही हुई हैं, या उनकी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उनके लोग मरे हैं। तो मुझे आप बताएं भाईजान, इससे पता चलता है कि इसराइल जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उनका डिफेंस बहुत बड़ा है, अमेरिका उन्हें प्रॉपर सपोर्ट करता है, दुनिया का सुपर पावर उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से जो है आप कोई कुछ हासिल कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि पीस और अमन की बात करनी चाहिए पूरी दुनिया को। देखिए, ये आलमी जंग की तरफ जा रहा है, उधर से लुबनान भी बीच में घुस गया, उधर से ईरान भी बीच में घुस गया, उधर काफी मुल्क बीच में घुस चुके हुए हैं। तो ये आलमी जंग की तरफ ये बात जा रही है, और जब आलमी जंग हो जाती है ना, तो 100 साल तक अरब अमारात और ईरान ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ये ज़हन बना लीजिएगा अपना। तो अभी भी इन्हें चाहिए कि अभी भी पीस और अमन को लेके चले। यूनाइटेड नेशन में अगर आपने इतनी बड़ी अपील की मुस्लिम उम्मा के लोगों ने, तो यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा कि हम खुद जाके बैठेंगे उधर, हम देखेंगे क्या मामला हो रहे हैं। तो थोड़ा सा दुनिया के ऊपर भी छोड़ दे, ईरान को एकदम हमला नहीं कर देना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन में ये फैसला हो रहा है कि हमारी टीम खुद जाएगी, ईरान में बैठेगी, फलस्तीन में बैठेगी, इसराइल में बैठेगी हमारी टीम जाके। अभी यूनाइटेड नेशन ने ये फैसला ही किया और ईरान ने तो उसे हमला कर दिया। तो ये मामला तो नहीं होने चाहिए। लेकिन इसराइल ने भी तो बोल दिया ना कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे, और पहले भी ऐसे हुआ कि ईरान ने हमला किया, मिसाइल फेंके, नो डाउट इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने क्या बदला लिया? ईरान के प्रेसिडेंट खत्म, हमास के लीडर खत्म, हिजबुल्लाह के लीडर खत्म, यानी कि उन्होंने लीडर खत्म किया। और अभी आगे उन्होंने कई लोगों को पॉइंट आउट कर दिया कि आप ये देखें, हमास के लीडर। ये दुनिया की बहुत बड़ी पावरें हैं, मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी पावर नहीं, टेक्नोलॉजी से पावर बनती है ना, पैसे से पावर बनती है ना, अच्छे हथियारों से पावर बनती है ना, अच्छे बम से पावर बनती है, ऐसी पावर बन जाती है। तो भाई, हालांकि उनकी आवाम भी इतनी ज्यादा नहीं है, ये करोड़ों में है, वो सिर्फ 1 करोड़ होंगे मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। इसराइल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। उनकी आवाम या आबादी इतनी बड़ी नहीं है। वो मुल्क फिर देखे दुनिया में किस लेवल पे तरक्की के ऊपर है। तो मुस्लिम उम्मा जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इन्हें बहुत बड़ा किरदार इधर अदा करना चाहिए, इनकी फ्रेंडशिप करवाने में, इनका पैचअप करवाने में। और असल नुकसान मुसलमानों का याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया में उनके जो हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने ये बोल दिया है, उनके बादशाह ने ये बोल दिया है कि कोई भी फलस्तीन के लिए नारेबाजी नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी फलस्तीन के लिए जो दुआ तक नहीं कर सकता मस्जिद में कि भाई ऐलान आप स्पीकर पे कर रहे हो जी फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। जंगे ना होती तो सऊदी अरेबिया जो है ना, उन्हें तस्लीम करने को, देखिए पाकिस्तान ने आज तक हमारे पासपोर्ट पे ये स्टैंप है कि हम उस मुल्क में नहीं जा सकते क्योंकि हम उसे तस्लीम नहीं करते। सऊदी अरेबिया तस्लीम करने की तरफ आ रहा था, और ये हो जाना था, अगर जंगे ना होती ये हो जाना था। पाकिस्तान में भी ये मामला शुरू हो गए थे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में भी प्रेशर डाल रहा था कि आप भी तस्लीम करें उसे कंट्री, और पाकिस्तान में मामला होने वाले थे। ये इमरान खान का जोर चला गया, जंगे शुरू होगी तो ये मामला खत्म हो गया। बात करें रशिया और यूक्रेन की जंग की, रशिया भी ये कहता है कि हाँ भाई, इंडिया अगर कोई पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहता है तो हम हाजिर हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बाकायदा तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की। ईरान के सदर ने भी इंडिया से हेल्प मांग ली
है, ये सारी दुनिया अभी देखे ना कि अभी जाके जो यूनाइटेड नेशन में मुस्लिम कंट्री के साथ हाँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जपियां डली, उन्होंने कहा कि फलस्तीन के लीडर के साथ, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो पूरी दुनिया इस टाइम जो है ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मदद मांग रही, ईरान ने मदद मांग ली, फलस्तीन मदद मांगता है, इसराइल मदद मांगता है, पूरी दुनिया मदद मांगती है उनसे। लेकिन वो जंग वाले लोग नहीं है। आप यार चौधरी, आप सारा दिन इंडिया की वीडियो करते हो, वो जंग वाले लोग लगते हैं आपको? वो पढ़ने वाले लोग हैं, वो आईटी में ऊपर जाने वाले लोग हैं, वो चांद पे बैठने वाले लोग हैं, वो अपने मुल्क को डेवलप करने वाले लोग हैं, अपने मुल्क में आईफोन लाने वाले लोग हैं, अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो एआई के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। वो ये लोग नहीं जंगों वाले। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में जाके देखें, हिंदुस्तान ने कितनी कुछ जंगें लड़ ली हैं। अगर उसने जंगें लड़ी होती चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, या अपने किसी नेबर के साथ, तो आज वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने ना जा रहा होता भाईजान। आज वो हमारी तरह कटोरा पकड़ के भीख मांग रहा होता, क्योंकि उनका ज़हन जंगों का नहीं है, उनका ज़हन तरक्की का। हमने अपना ज़हन तरक्की की बजाय जंगों के ऊपर लाके खड़ा रखा। हमें तवज्जो देनी चाहिए थी अपने कॉलेजेस के ऊपर, अपने स्कूल के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी फैक्ट्रियों के ऊपर, अपनी मादनियात के ऊपर, अपनी पैदावार के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए थी कि बम, बस एक बार बम बना लिया यार, बस वो था वो। उस बम के ऊपर आप इतना पैसा लगाई जा रहे हो, उसमें नए से नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रहे हो। हमें बम नहीं चाहिए, आम आवाम को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ता राशन चाहिए, जीने के लिए जिंदगी चाहिए, मौत नहीं चाहिए हम लोगों को। हो गया। आबिद भाई आज बहुत फार्म में नजर आ रहे हैं, मतलब यह कि नो डाउट पहले भी बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन शायद या तो आज इन्होंने तैयारी बकायदा की हुई थी, अदरवाइज बाय गॉड अल्लाह जानता है, मुझे तो बड़ी देर हो गई है मीडिया देखे हुए। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा। देखे जो अभी छोटी मोटी जो देख लेता हूँ, या कहीं मतलब किसी टाइम गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई खबर सामने आ गई वो हाँ। देख ली, बस ये छोटे छोटे क्लिप है ज़हन में, या किसी का छोटा सा आर्टिकल पढ़ लिया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। साहब ठीक हो, ईरान ऐसे ही अगर ये सिचुएशन रही तो ईरान पाकिस्तान को आने वाले टाइम में पेट्रोल देगा, आने वाले टाइम में वो जो गैस का फाइन करने जा रहा है, ऐसे तो रिलेशन खराब हो जाएंगे। और पेट्रोल तो जो साहब अभी भी नहीं ले रहे, वो तो देना चाहता है स्मगल तो हमें, कर रहे हैं ना। वो तो गैस भी देना चाहता है हमें, हम नहीं लेते क्योंकि हम बिके हुए लोग हैं, हम बिकी हुई कौम है, हमें पहले ही खरीद लिया गया हुआ है किसी ने ना, पहले ही हमें किसी ने खरीद लिया है। तो वो कहता है कि हमने आपको खरीदा हुआ है, हम आपके आका हैं, तुम पेट्रोल लेके दिखाओ, तुम गैस लेके दिखाओ, तुम पे हम पाबंदी लगा देंगे, तुम्हें हम इतना जलील कर देंगे। तो हम लोग तो पहले डरे हुए बिके हुए लोग हैं भाई, उन्होंने तो हमें ऑफर की है, हम नहीं लेते क्योंकि हम अपने लोगों को फायदा नहीं दे सकते। अभी डॉक्टर जयशंकर की बात को दोबारा जोड़ता हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने क्या ऐलान किया था, अमेरिका को क्या कहा था कि तुम कौन होते हो हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने के लिए, हम रशिया से तेल लेके दिखाएंगे। क्या पाकिस्तान ये बात नहीं कर सकता कि हम ईरान से तेल लेके दिखाएंगे, हम ईरान से गैस लेके दिखाएंगे? ये पाकिस्तान इसलिए ये बात नहीं कर सकता कि हमारे लोगों को फायदा मिल जाएगा और हम बिके हुए हैं, जिन्होंने हमें खरीदा वो कहेंगे भाई तुमने ये क्या किया, अब हम तुम्हें और मारेंगे, हम तुम्हारे पाबंदी लगाएंगे। वो ये कहेंगे, अगर हम ये बात करते हैं ना, जैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम रशिया से ऑयल लेंगे, हमारी मर्जी है, जिससे चाहे हम ऑयल लें या ट्रेड करें, रिलेशन बेहतर करें। अगर पाकिस्तान भी ये कह दे तो उन्होंने कहना ठीक है भाई करें आप, कोई मसला ही नहीं है, बस हमारे जो पैसे हैं IMF से जो आपने डॉलर लिए हुए हैं वो आप वापस कर दें। आइंदा कर्जा भी नहीं मिलेगा हाँ, आपको, कर्जा लेके आपने कर्जे की किस्त उतारनी होती है, तो किस्त नहीं उतरेगी तो आप ब्लैक हो जाओगे। ये भी सारे मामला हैं। ये चीज है, इस वजह से अगर टेक्निकली देखा जाए, हम चाह के भी, मतलब जो इस सिचुएशन है, जिस सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान चल रहा है, इस सिस्टम में रहते हुए पाकिस्तान चाह के भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाह के भी अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकते।